सर्वांचं मनापासून स्वागत. सेवाभावी, स्वार्थत्यागी आणि समर्पणशील अशा सार्वजनिक जीवनाच्या गौरवार्थ लोकमान्य टिळक सन्मान पारितोषिक आज श्रीयुत अटल बिहारी वाजपेयी यांना समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात येणार आहे. लोकमान्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करतील. लोकमान्य टिळक भास्करा, स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, इंग्रजास सांगताच लागले पिसे, साहिल्या अनेक यातना धुरंधरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा. प्रमुख पाहुणे माननीय खासदार अटल बिहारी वाजपेयी, टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष जयंतराव टिळक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले विविध नेते, ट्रस्टचे सहकारी विश्वस्त आणि उपस्थित राष्ट्रप्रेमी बंधू भगिनींनी, आज 1 ऑगस्ट लोकमान्य टिळकांची 74वी पुण्यतिथी. लोकमान्यांना अभिवादन करण्याच्या दृष्टीने आपण सारे या ठिकाणी जमलो आहोत. किंबहुना तुमच्या माझ्या प्रत्येकाच्या काळजाला भिडणारा प्रश्न म्हणजे काश्मीर प्रश्न. या राष्ट्राचे अखंडित्वास तडा जातो की काय अशी परिस्थिती सर्वत्र दिसत आहे. आपले शेजारी राष्ट्र आपल्या शरीराचा हा भाग तोडू पाहतात. अशा वेळी प्रत्येक भारतीयाने जातीहित, समाजहित, धर्मासंबंधीचे हित बाजूला ठेवून एक दिलाने या राष्ट्राच्या एकतेकरता उभे राहणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत यंदाच्या वर्षी पुरस्काराबाबत विचार करत असताना सर्व विश्वस्तांच्या पुढे एकच नाव उभे राहील. संयुक्त राष्ट्रसंघात पक्षहित बाजूला ठेवून या राष्ट्राच्या हकेला साथ देऊन धावून जाणारे निस्वार्थी राष्ट्रप्रेमी लोकसेवक हे 1 रुपये सुवर्ण पदक मानपत्र असे आहे. आपणा सभोवार स्वार्थात बरबटलेले तथाकथित नेते दिसत असताना अटलजींसारखे तेजस्वी व्यक्तिमत्व एखाद्या पूर्ण उमललेल्या कमळाप्रमाणे उठून दिसते. एक उत्तम वक्ता, संपादक, लेखक, कवी, संसदपटू, विद्वान, सकारात्मक दूरदृष्टी असलेले त्यांचे चहूबाजूने भरलेले व्यक्तिमत्व पाहून मन अचंबित होते. आपल्या नेत्याचे सर्वांगीण व्यक्तिमत्व पाहूनच कदाचित भाजपाने आपले चिन्ह कमळ ठेवले असावे. काही व्यक्ती अशा असतात की त्या कुठल्याही पक्षात असल्या तरी आपल्या अंगभूत गुणांनी ते एखाद्या ताऱ्यासारखं चमकतात. अटलजींचे व्यक्तिमत्व असे प्रकाशमान आहे. त्यांचे पाशी ओघवते वक्तृत्व आहे, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे विचार मूलभूत व दूरदर्शी आहे. तिच्या निमित्ताने मी लोकमान्यांच्या दूरदृष्टी व तत्वप्रणाली साऱ्यांनी पुन्हा एकदा मनन करावी एवढीच इच्छा व्यक्त करतो व लोकमान्यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करतो. धन्यवाद. आणि आता रसिको हो, ज्या चिरायू क्षणांचा आपण सर्वजण अत्यंत आतुरतेने वाट बघत आहोत ते क्षण आता समीप आलेले आहेत. खासदार अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सन्मान, टिळक पारितोषिक, मानपत्र, सुवर्णपदक आणि धनादेश त्यांना अर्पण करण्यात येत आहे. श्रीयुत अटलजींचं मनोगत.
आदरणीय जयंतराव जी तिलक, श्रीमती सिन्हा, व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी सम्मान्य मित्र, देवी और सज्जनों, आज का दिन पुण्य स्मरण का दिन है, श्रद्धा निवेदन का दिन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केवल राष्ट्रीय असंतोष के जनक नहीं थे, उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को एक निश्चित दिशा दी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक है, ये घोषणा करके सारे देश में नव चैतन्य का संचार कर दिया। जैसा प्रारंभ में कहा गया, वे युग प्रवर्तक थे, युगांतरकारी नेता थे। स्वराज्य की लड़ाई को वे जनता तक ले गए, लोगों तक ले गए। महान विचारक, मूलगामी चिंतक, कर्मयोगी, मन से, वचन से, कृति से, लेखनी से स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास के लिए निरंतर संघर्षरत लोकमान्य तिलक की गणना उन महापुरुषों में होती है जिनके व्यक्तित्व कृतित्व ने न केवल इतिहास में अपना स्थान बनाया, मगर उस काल के घटना चक्र को एक निश्चित दिशा दी। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति, राष्ट्रीय जागरण का काल, क्रांतिकारियों के अद्वितीय बलिदान से उत्पन्न हुई जागृति, उसी में यह संभव हुआ कि बंगाल को बांटने का ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मंसूबा चकनाचूर हो गया। बंग भंग की योजना पर पानी फिर गया। 1950 में हम बंग भंग को विफल करने में समर्थ हुए, लेकिन 1947 में हम भारत के विभाजन को नहीं रोक सके। कहां भूल हुई, इतिहास के किस नाजुक मोड़ पर हम रास्ता भटक गए, इसका गहराई से गंभीरता से विचार होना चाहिए। मुझे तिलक महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। सच्चाई तो यह है कि तिलक जी को मैंने केसरी के माध्यम से पहचाना। मैं ग्वालियर का निवासी, ग्वालियर बृहन महाराष्ट्र का एक भाग। शिंदे की छावनी में मेरा जन्म। मराठी भाषी पड़ोसी मेरे बाल मित्र, जो मुझे बाद में संघ की शाखा में ले गए, मैं उनके घर आता था तो छोटी अवस्था में देखता था कि और समाचार पत्र तो उस घर में सवेरे ही आ जाते हैं, मगर एक पत्र है जो डाक से आता है, जरूर वो कोई शेष पत्र होगा।
पता लगा वो केसरी है, तिलक महाराज का केसरी है। बड़े मनोयोग से पढ़ा जाता। थोड़ी थोड़ी मराठी मैंने वहीं सीखी है, मैं उसका आपको परिचय नहीं दूंगा। ग्वालियर वालों ने मराठी को भी अपना रंग दे दिया है। वरचा मजला खाली आहे, ऊपर का मंजिल किराए के लिए खाली है। आप क्या समझे ये वरचा मंजिला खाली है? मगर हिंदी का शब्द आत्मसात कर लिया। केसरी का एक विशिष्ट स्थान रहा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो लोकमान्य के कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित होने का अवसर मिला। श्रीमती सिन्हा ठीक कह रही थी कि हमने अपने क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया है। स्वराज्य आया है तो सबके समवेत प्रयत्नों से आया है। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव का उपयोग किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का लाभ उठाया, स्वराज्य के संदेश को गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का जो उनका अभिनव प्रयास था, उससे जो जन जागृति पैदा हुई, गांधी जी ने उसके ऊपर अपना आंदोलन खड़ा किया, अपना भवन खड़ा किया। लेकिन नींव लोकमान्य तिलक ने डाली थी। क्रांतिकारियों का उन्होंने सम्मान किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। जो शस्त्र लेकर लड़े उनका भी वंदन है, और जो सत्याग्रह करके जेल गए उनका भी वंदन है। दोनों में विभाजक रेखा खींचने की क्या आवश्यकता है? विचार यह होना चाहिए, स्वराज्य की रक्षा कैसे होगी। मित्रों, मेरे मन में मिली जुली भावनाएं उठ रही हैं। मैं आभारी हूं मुझे जो सम्मान दिया गया है उसके लिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। मैं अपनी कमियों से परिचित हूं, मुझे अपनी न्यूनताएं मालूम है। लेकिन जब जयंतराव जी तिलक ने मुझे सूचित किया कि सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, तो मैंने पुणे आने का निश्चय किया। लेकिन कल से मैं व्यस्त हूं औरों के सम्मान समारोह में भाग लेने में। इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। मेरी प्रशंसा में बहुत सी बातें कही गई हैं। ऐसे अवसरों पर ऐसा ही होता है। प्रशंसा के पुल कितने भी मजबूत हों, मगर उन पर भवन नहीं खड़ा किया जा सकता। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सम्मान मुझे रास्ता दिखाता रहे, जो जीवन शेष है उसमें मुझे शक्ति देता रहे। पुराने जमाने में जब तक व्यक्ति जीवित होता था
तब तक उसका सम्मान न करने की परंपरा थी। अब समय बदल गया है, पता नहीं बाद में सम्मान हो या न हो, लेकिन मैं इस सम्मान के लिए ऐसी बात नहीं कह रहा। लेकिन उस परंपरा में एक सावधानी थी, व्यक्ति जीवित है तो कहीं भी उसका पैर फिसल सकता है। पथभ्रष्ट हो सकता है। लेकिन जब कभी ऐसी घड़ी मेरे आगे के जीवन में आएगी, जब श्रेय और प्रेय में मुझे निर्णय करना होगा, जब कर्तव्य और भावना के बीच में टक्कर होगी, तो ये तिलक सम्मान मुझे एक चेतावनी देता रहेगा, मुझे बार बार आगाह करता रहेगा कि तिलक जी के नाम से मिले हुए सम्मान की रक्षा करना ये मेरा धर्म है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। मेरे सामने विचार व्यक्त करने के लिए कई विषय हैं। मैं सोचता रहा हूं किस विषय पर आपसे बातें करूं। देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उन समस्याओं को किस प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। किसी की दृष्टि में बढ़ती हुई जनसंख्या ये प्रश्न क्रमांक 1 हो सकता है। कोई भ्रष्टाचार पर उंगली उठा सकता है। भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक सार्वजनिक जीवन को खोखला कर रहा है। कोई कह सकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हमने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हम गर्व के साथ कहते हैं। थोड़े से कालखंड को छोड़कर हमने लोकतंत्र की दीप शिखा को अखंड रखा है, अखंड प्रज्वलित रखा है, ये भी सच है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना महत्व खो रही हैं। राष्ट्रपति अपने को कॉपी बुक राष्ट्रपति कहने लगे। संसद का हाल आप देख रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं मगर पता लगाता रहा हूं आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। विधानमंडल का बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वर्षाकालीन सत्र प्रारंभ हुआ तो जब लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने हमारी बैठक बुलाई तो मैंने उनसे कहा था कि अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की उपयोगिता में, महत्ता में लोगों का विश्वास घट रहा है। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय नहीं है। जिन पर चर्चा होती है उन पर कोई परिणाम नहीं है। घोटाले होते हैं और जांच नहीं है। जांच है तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। लोग मुझसे पूछने लगे हैं, और मैं 1957 से पार्लियामेंट का सदस्य हूं। लोग पूछने लगे आप वहां जाकर क्या करते हैं। अब ये कहने से उनका समाधान नहीं होता कि मैं बोलता हूं और बहुत अच्छा बोलता हूं। वो कहते हैं इसके आगे आप तो 57 से बोल रहे हैं। ये देश की हालत क्या है। लोकतंत्र शोभा की वस्तु नहीं है। संसद की अवमानना हुई है। न्यायपालिका पर उंगली उठ रही है। इलेक्शन कमीशन विवाद के घेरों में आ गया है।
यह अवमूल्यन चिंता पैदा करता है। राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले अपराधी राजनेताओं का संरक्षण मांगते थे, पुलिस अगर पकड़कर ले जाए तो सहायता की आशा करते थे। बाद में वे चुनाव जिताने में खुलकर मदद करने लगे और सब तरह की मदद करने लगे। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके बिना चुनाव नहीं जीते जा सकते तो उन्होंने खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और अपराधी जनप्रतिनिधि बनिए बैठे। राजनीति और अपराध का गठबंधन ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरे पैदा कर रहा है। भारत की आर्थिक सत्ता पर भी आंच आ रही है। हमें स्वराज्य के साथ स्वावलंबन चाहिए। भारत अपने पैरों पर खड़ा रहे। विदेशों से ऋण लेने में आपत्ति नहीं है, मगर ऋण में डूब जाने में आपत्ति जरूर है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या आर्थिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में हम निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं? जब देश दुर्बल था, जब औद्योगिकरण का ढांचा इतना सुदृढ़ नहीं था, तब हम संसार में सही नीतियों और उच्च सिद्धांतों के आधार पर खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहते थे। आज नहीं कह सकते। ये ठीक है कि जागतिक परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। अमेरिका एकमेव महाशक्ति रह गया है, लेकिन इसका तो ये नहीं है कि सभी राष्ट्र उसी के ढांचे में ढल जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। किसकी मैं चर्चा करूं? मैं चर्चा करना चाहता हूं राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो संकट पैदा हो गया है उसकी। लोकशाही के दोष हम प्रयत्नपूर्वक दूर कर सकते हैं। 75-76 में लोकशाही खतरे में पड़ गई थी। ऐसा लगता था कि लोकतंत्र का स्थान एक परिवार तंत्र लेगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लोगों ने लड़ाई की, शांतिपूर्ण संघर्ष किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वयं अपनी सरकार की वैधता के बारे में संदेह हो गया। विश्व उनकी सरकार की वैधता को स्वीकार नहीं करता, ये उन्हें अनुभूति हो गई और उन्हें चुनाव का आदेश देना पड़ा। लोकशाही फिर से वापस आ गई। लोकशाही में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, लगातार उस पर चिंतन होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। परिवार नियोजन पर भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। वृद्धि को सीमित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। हमने गंभीरता से उस प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया है। राजनीतिक नेताओं और अपराधियों के बीच जो गठबंधन है, कड़ी कार्रवाई करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। जो अपराधियों को पालते हैं, जो अपराधियों से साठगांठ करते हैं, जो अपराधियों के बल पर राजनीति करते हैं, उनके राजनीति में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये लोगों का कर्तव्य है कि उनका राजनीति से बहिष्कार करें। उपाय हैं, और भी समस्याओं के उपाय हैं, लेकिन एकता और अखंडता की समस्या बहुत जटिल हो रही है। ऐसा नहीं कि उसका उपाय नहीं है, लेकिन जटिल हो रही है, उलझ रही है। और उसका कारण है
1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, उसके दुष्परिणामों से यह भूखंड अभी तक मुक्त नहीं हो सका है। कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने में नई दिल्ली की सरकार की जो भूमिका है वो स्पष्ट है, उसकी चर्चा करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का हस्तक्षेप, आतंकवाद को प्रोत्साहन, एक प्रॉक्सी वार चलाना और कश्मीर पर दावा करना, यह घोषणा करना कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार मुझे मिलने के लिए आए थे और कहने लगे कि आपने हमारे राष्ट्रपति के, वो पुराने राष्ट्रपति की बात कह रहे थे, आपने हमारे पुराने राष्ट्रपति की घोषणा सुनी? उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा मैं प्रतिक्रिया देने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है, यह प्रतिक्रिया आपको राष्ट्रपति तक पहुंचाना पड़ेगी। कहने लगे हमारा तो काम ही ये है, इधर का समाचार उधर और उधर का समाचार इधर। हमने कहा तो लिखिए, अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का मुंह बंद करने के लिए उत्तर काफी था, लेकिन उनके सोच की दिशा क्या है? सांप्रदायिक आधार पर देश बटा, क्या फिर से बटेगा? क्या कश्मीर केवल इसलिए पाकिस्तान में जाना चाहिए कि वहां मुसलमान ज्यादा है? कितने मुसलमान हैं? जम्मू में हिंदू ज्यादा है, लद्दाख में बौद्ध ज्यादा है, कश्मीर की घाटी में मुसलमान हैं, मगर गैर मुसलमान भी हैं। हम इस आधार पर तो देश की एकता और अखंडता के सवाल को तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान आक्रमणकारी, उसे हट जाना चाहिए। हमने गलती की जो युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, हमने गलती की जो विजयी सेनाओं के पैरों में युद्ध विराम की जंजीर डाल दी, हमने गलती की जो हम कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। हमें अपनी सेना को पूरा काम करने की अनुमति देना चाहिए। आज जो 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी स्थिति क्या है? देश में अनेक संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों में रुचि रखती है, मानवाधिकारों के संरक्षण का, संवर्धन का काम करती है। विश्व के एजेंडा में, विश्व की विषय सूची में मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और उन्हें शिकायत है कि जो कश्मीर का भाग भारत के साथ है, उसमें मानवाधिकारों का पूरा पालन नहीं हो रहा। हम मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, मानवाधिकारों के रक्षण के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन अगर देश को तोड़ने की कोशिश की जाए हथियारों के बल पर, और हथियार भी बाहर से लाए जाए, जिसे सबवर्शन कहते हैं, उसकी क्रिया चले, तो क्या हम देखते रहे? क्या कोई देश इस तरह से एकता और अखंडता की रक्षा कर सकता है? 10,000 से अधिक AK-47 राइफल्स कश्मीर में पकड़ी गई हैं। हम तो AK-47 राइफल नहीं बनाते, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां तो उसके लिए समर्थ नहीं है। ये हथियार बाहर से आए, ये राइफल्स बाहर से आए, पाकिस्तान से आई, ये आतंकवादियों को दी गई, नौजवानों को बरगलाया गया,
इस्लाम के नाम पर भड़काया गया और हथियार लेकर हमारी सीमा में भेज दिया गया। हम सीमा की रक्षा नहीं कर पाए, ये हमारा दोष है। सीमा कठिन जरूर है, पहाड़ियों से भरी है, लेकिन ऐसी सीमा की भी रक्षा करना हमारा दायित्व है। पहले पंजाब के बारे में भी यह कहा जाता था कि सीमा को सील नहीं किया जा सकता। मेरी पार्टी ये मांग बहुत पहले से करती रही है। आखिर में पंजाब की सीमा सील कर दी गई। पंजाब के भीतर फौज को थोड़े दिनों के लिए आतंकवादियों से निपटने की पूरी छूट दी गई और पंजाब की जनता को भी आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें अभय की भावना से ओतप्रोत किया गया। पंजाब की स्थिति सुधर गई है, कश्मीर की स्थिति भी सुधारी जा सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। गृह मंत्रालय परस्पर विरोधी बातें करता है। सुनिश्चित नीति नहीं है, सुविचारित नीति नहीं है। इस सत्य की अनुभूति नहीं है कि एकता और राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो चुनौतियां दी जा रही है, वो हमारे अस्तित्व को चुनौतियां दी जा रही है। एक बार जो भाग भारत से चला गया, वो कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पड़ोसी के कारण विश्व मंच पर जो भूमिका भारत के लिए सहज है, आवश्यक है, जो हमारी नियति है, वो भूमिका हम अदा नहीं कर पा रहे। स्वार्थी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हमें और पाकिस्तान को तराजू के बराबर पलड़ों में रखने की कूटनीति चल रही है, 1947 से चल रही है। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब ऐसा लगा था कि अब पड़ोसी की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। अब पड़ोसी कोई फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है। अब भारत को काबू में रखने के लिए पड़ोसी को अनावश्यक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई। कहीं न कहीं यह विचार काम कर रहा है कि भारत को इस भूखंड में एक महान शक्ति बनने से रोका जाए। हम में एक महाशक्ति के रूप में उभरने के सारे गुण मौजूद हैं, सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इतना विशाल भूखंड, इतना बड़ा जनबल, प्राचीन संस्कृति का मिला हुआ विरासत का हमारा धन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली नई पीढ़ी, हमारी नियति है, हमारा भवितव्य है कि हम एक महान राष्ट्र के रूप में उभरे। और भारत एक दिन उभरेगा, सारी कठिनाइयों को परास्त करके उभरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसमें अड़चने हैं और उन अड़चनों पर विजय प्राप्त करना होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौतियां दी जा रही हैं, उन्हें गंभीरता से लेना होगा। ये खिलवाड़ का प्रश्न नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति से हल होने वाले सवाल नहीं है। जिन कारणों से देश का बंटवारा हुआ, उनको दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। आज फिर वही तर्क दोहराए जा रहे हैं और मुझे आश्चर्य है कि हम गहराई में जाकर सोचने से क्यों इनकार कर रहे हैं। हमने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। मजहब के आधार पर राष्ट्र नहीं बनते। अगर मजहब के आधार पर राष्ट्र बनते तो पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र क्यों होता?
अगर मजहब एक राष्ट्र का निर्माण करता तो देश में इतने मुस्लिम राष्ट्र क्यों होते, अरब राष्ट्र क्यों होते? मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता का आधार मात्र उपासना पद्धति नहीं होता। राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति होती है। दोनों के अंतर को समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहां एक चर्चा चल रही है, अभी भी चल रही है, ये जानते हुए कि ये विवाद अंग्रेजों ने पैदा किया, इस बात पर बल दिया जा रहा है कि हमारी संस्कृति एक कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर क्या मतलब है? कंपोजिट कल्चर का कौन सा ऐसा देश है जिसकी कल्चर कंपोजिट नहीं है? क्या अमेरिका वाले ढोल पीटते हैं कि हमारी कल्चर कंपोजिट है? ब्रिटेन की कल्चर क्या है? कल्चर एक्सक्लूसिव नहीं होती, कल्चर शुद्ध नहीं होती। एक भूखंड पर सैकड़ों साल से रहते रहते, सहते सहते, सुख और दुख को बांटते बांटते, जय और पराजय की स्मृतियां अंतःकरण में सजोते सजोते, बाहर के प्रभाव को हजम करते, एक दूसरे के अंतर विरोध को सामंजस्य में बदलते, जो लोग एक राष्ट्र के रूप में उभरते हैं, उन्हें जोड़ने वाली कड़ी संस्कृति होती है, मात्र उपासना पद्धति नहीं। हमारे अनेक उपासना पद्धतियां हैं और उस अर्थ में हिंदू को रिलीजन नहीं कहा जा सकता। एक समय था जब इस देश में रहने वाले सबको हिंदू कहते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा बहादुर शाह जफर को हिंदू किंग ऑफ हिंदुस्तान। तब हिंदू का स्पेलिंग HINDU नहीं होता था, DOO, हिंदू। और अजमल खान ने कहा था जब आर्य समाज का प्रतिनिधिमंडल उन्हें मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा कि आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू तो मैं भी हूं, क्योंकि हिंदू किसी ऑर्थोडॉक्सी का नाम नहीं है, हिंदू तो इस देश की पहचान है। बाद में अजमल खान बदल गए, एक अलग कहानी है। क्यों बदले उसमें भी गहराई से जाकर देखना चाहिए। लेकिन देश की संस्कृति तो एक है। एशियाटिक सोसाइटी के एक जर्नल ने पहली बार, एक अंग्रेज ने इस बात का दावा किया कि भारत रिलीजन्स का फेडरेशन है, रिलीजन्स का, और हर एक रिलीजन की अपनी कल्चर है। कल्चर का संबंध देश की मिट्टी से होता है, हवा पानी से होता है, देश की जिंदगी से होता है, केवल पूजा की पद्धति से नहीं होता। हमारे अनेक पूजा पद्धतियां, और हर पूजा पद्धति की स्वाधीनता है। हमने कभी एक पुस्तक और एक पैगंबर को नहीं माना, खंडन मंडन होता रहा, मान्यताओं को चुनौती दी गई। दर्शन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में लगातार मीमांसा होती रही। अद्वैत है, विशिष्टा अद्वैत है, द्वैत है। यहां ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर को न मानने वाले भी। गड़बड़ तब पैदा हुई जब रिलीजन का अनुवाद किया गया धर्म, और आज भी ये गड़बड़ हो रही है। दो शब्दों ने, दो विदेशी शब्दों ने हमारे चिंतन की दिशा बदल दी है, विकृत दिशा दे दी है। एक मैंने आपको कहा कंपोजिट कल्चर। हम कल्चर की बात करें, और जैसा मैंने कहा कि वो कल्चर एक्सक्लूसिव नहीं है, हटो बचो, इसमें वो विश्वास नहीं करती। जो आता है उसको आलिंगन में बांधने के लिए तैयार है, जो आता है उसको आत्मसात करने के लिए तैयार है। ये 5000 साल का कारवां नेहरू जी ने भी स्वीकार किया
कि इस देश की संस्कृति एक है। लेकिन आज इस एकता को चुनौती दी जा रही है। दूसरा शब्द है रिलीजन। रिलीजन का हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं हो रहा, लेकिन धर्म को जब रिलीजन कर दिया जाता है तब तो सारा मामला बिगड़ जाता है। आज सवेरे मैंने कहा था कि मैं इस समारोह में आया हूं, मैं बड़े धर्म संकट में हूं। अब कोई अंग्रेजी वाला जरा इसका अनुवाद करके बताए, और उसको धर्म की जगह रिलीजन शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता आई एम इन ए वेरी एम्बरेसिंग सिचुएशन, ये नहीं कह सकता। धर्म की बात करो, मैं धर्म संकट में हूं। मगर संविधान बनेगा, कानून बनेगा, रिलीजन की जगह धर्म, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धर्म उपासना पद्धति नहीं है, धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म धारण करने वाली शक्ति है। हम जो कुछ है, हमारी जो सहज प्रकृति है, उस सहज प्रकृति को, स्वभाव को, गुण को ध्यान में रखकर जो हमारे विकास की चिंता करता है, वो तत्व धर्म है। युग धर्म, राजा का धर्म अलग, नेता के नाते मेरा धर्म है, वक्ता के नाते मेरा धर्म है, और श्रोता के नाते आपका भी एक धर्म है। आप अभी खड़े होकर कहें कि हमें आपका भाषण नहीं सुनना, तुम्हें गप्प बसा, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। और वक्ता के नाते मैं ऐसी बात करूं जो आपको भड़काने वाली हो, तो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। जो आपका अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है उससे आपके अधिकार निकलते हैं। ये तो धर्मस्ततो जया, सर्वोच्च न्यायालय में लिखा हुआ है, ये तो धर्मस्ततो जया, धर्मचक्र प्रवर्तन है। हमारे लोकसभा के स्पीकर के पीठिया के ऊपर लिखा हुआ धर्मचक्र प्रवर्तन है। अब धर्म की आलोचना हो रही है, धर्म का जो उपयोग करते हैं उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। तो मैंने लोकसभा में कहा ये धर्मचक्र प्रवर्तन है, में धर्म निकाल दिया जाएगा, तो किस चक्र का प्रवर्तन होगा? वो कौन सा चक्र है? वो चक्र भी चक्कर में बदल जाएगा, हम एक अजीब चक्कर में फंस जाएंगे। हाँ, सांप्रदायिक भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए, संकुचित भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए। उसके लिए पहले से कानून बना हुआ है, और वो केवल सांप्रदायिकता को लेकर नहीं है। अगर जातिवाद भड़काया जाए, अगर भाषा को आधार बनाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जाएं, तो चुनाव में दखल लिया जा सकता है, चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, अदालत बनी हुई है, मगर इससे संतोष नहीं है। राष्ट्रीय एकता की समस्या जो उलझ रही है, उसके मूल में चिंतन के बारे में ये जो भ्रमपूर्ण दिशा हमने अपनाई है, वो कारणीभूत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कश्मीर में हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सचमुच में चुनौती, गंभीर चुनौती दी जा रही है, और उस समस्या के बारे में देश का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। जो मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर देश को तोड़ने की साजिश हो, हम क्या करें? क्या लोकतंत्र गौण नहीं हो जाएगा? क्या मानवाधिकारों की चिंता करते हुए भी हमारा सर्वोपरि कर्तव्य उस साजिश को विफल करना नहीं होगा? अमेरिका में एक बार राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका को गृह युद्ध में धकेल दिया, मगर देश को टूटने नहीं दिया। अब्राहम लिंकन के बारे में जो ये कहा जाता है कि वो गुलामी के सवाल पर गृह युद्ध के लिए तैयार हुए थे, वो ठीक नहीं है। उन्होंने एक अपने भाषण में ये बात को स्पष्ट किया था कि मैं खाली स्लेवरी के मामले पर
लड़ाई के लिए उद्यत नहीं हूं। मुझे अपना यूनियन बचाना है, मुझे अपना राष्ट्र बचाना है। मैं अमेरिका को बंटने नहीं दूंगा और इसके लिए जो भी कीमत पड़ी होगी मैं चुकाऊंगा। 10 लाख लोग उस गृह युद्ध में मारे गए थे। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को बंटने नहीं दिया। अभी जब सद्दाम के इराक के विरुद्ध कार्रवाई हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को भी लगा कि जिस तरह के समाचार टीवी पर आ रहे हैं, उनके होते हुए देश युद्ध नहीं लड़ सकता। कश्मीर में एक युद्ध की स्थिति है और कुछ शक्तियां काम कर रही हैं उसके क्षेत्र को फैलाने के लिए। पूर्वांचल धधक रहा है, देश की आंतरिक स्थिति को भी बिगाड़ने की कोशिशें चल रही हैं। मतभेदों का लाभ उठाकर राष्ट्र विरोधी और अराष्ट्रीय शक्तियां अपना स्वार्थ साधन करना चाहती हैं। इस समय विचारों में स्पष्टता चाहिए, संकल्प में दृढ़ता चाहिए। जो संगठन, जो मित्र मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं कश्मीर के बारे में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार उस कश्मीर में जाकर देखिए जो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसमें लोगों की क्या स्थिति है, कोई चर्चा नहीं करता। उसमें मानवाधिकारों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है, इसका कोई विचार नहीं करता। वो भी तो कश्मीर का भाग है। क्या वहां स्वाधीनता है? क्या वहां प्रेस की आजादी है? क्या वहां सरकार का विरोध करने की छूट है? अगर विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन लेना हो तो उसे यह एफिडेविट भरकर देना पड़ता है कि मैं कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए वचनबद्ध हूं। कहां है आत्मनिर्णय? बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भी यह एफिडेविट देना पड़ता है। असेंबली है मगर हाथों में कठपुतली है। चुनाव एक मजाक है। पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे दिया। गिलगित और बाल्टिस्तान में क्या स्थिति है? कहां है मानवाधिकारों का सम्मान? कोई बोलता नहीं। हमारे यहां कभी कभी जातियां हो जाती हैं, मगर अगर फौज का, सुरक्षा बलों का बहुत दिनों तक उपयोग होगा और दूसरे पक्ष की ओर से भड़काने वाली कार्रवाइयां चलेंगी तो कभी कभी वो सीमा को लांघकर चले जाते हैं। हमारी फौज अनुशासित है। हमारी फौज ऐसी है जिस पर हमें गर्व है। और अगर कोई अनुचित काम करता है उस पर मुकदमा होता है, जांच होती है, सजा दी जाती है। हमारे यहां मानवाधिकार आयोग बना है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में वो पहरेदार का काम कर रहा है, वो निगरानी कर रहा है। आपने पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है? कश्मीर में उसकी चर्चा नहीं है, मगर बाकी के पाकिस्तान में क्या हो रहा है? शियाओं को गोली से उड़ाया जा रहा है। भाइयों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। ईसाई भेदभाव का शिकार बनाए जा रहे हैं। एक 11 साल के ईसाई लड़के को फांसी पर चढ़ा दिया गया इस आरोप में कि उसने अपनी पुस्तक में ईसा मसीह के खिलाफ कुछ लिखा था। बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि लड़का पढ़ा लिखा था ही नहीं, वो अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिख कैसे सकता था। अब तस्लीमा के खिलाफ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है और ये देश हमें मानवाधिकारों का उपदेश दे रहे हैं और हमारे मानवाधिकारों के समर्थक संगठन ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको बल प्रदान करती हैं, उनकी पुष्टि करती हैं। मित्रों, अगर जेनेवा में पाकिस्तान की कूटनीतिक पराजय हो गई तो वो पराजय इसलिए हुई कि हमने इस बार जेनेवा में रणनीति बदल दी। हमने कहा भारत की ओर से बचाव बहुत हो चुका,
हम अपनी सफाई बहुत दे चुके, हम देते देते थक गए हैं। अब मौका आ गया है कि काउंटर ऑफेंसिव की नीति अपनाओ, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा। और पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान से पूछा गया, आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, ये तो बताइए 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो आपके यहां कितने हिंदू थे और अब कितने हिंदू हैं? पाकिस्तान के नेताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत की ओर से यह सवाल भी उठाया जाएगा। अब फिर उन्हें आंकड़े देकर बताया गया, इतने हिंदू थे, अब इतने हैं, आपकी आबादी बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है और हिंदुओं की संख्या घट गई है। हिंदू कहां गए? क्या पाकिस्तान छोड़कर चले गए, या आपने निकाल दिए, या मार दिए, या बला धर्म परिवर्तन कर लिया? जवाब दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और दुनिया के देश भी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में 51-52 देश हैं, उसमें 17-18 मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, अफ्रीका के देश भी हैं। उन्हें पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर बरगलाने की कोशिश की है, मगर हमारी सरकार ने उनके सामने ठीक तथ्य भी नहीं रखे। नरसिंह राव जी ने मुझे नेता बना दिया। लोग कहते हैं नरसिंह राव जी ने बड़ी चतुरता की, आपको जाल में फांस लिया, और अगर पाकिस्तान की विजय हो जाती तो आप भी दोषी ठहराए जाते। मैंने कहा हां, रिस्क तो था, मगर रिस्क लेने लायक रिस्क था। मैं रिस्क लेता हूं, लेकिन जाने से पहले मैंने सरकार से एक बात तय कर ली थी, अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान का यह प्रस्ताव कि कश्मीर की स्थिति की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए, यह प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं खड़े होकर वहां कहूं कि यह प्रस्ताव हमें मान्य नहीं है और हम पाकिस्तान के या किसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन को जाने नहीं देंगे। सरकार ने माना और मेरे पास दूसरा लिखा हुआ वक्तव्य तैयार था। हम नहीं मानते, हम इस तरह से अपने घर में घुसने नहीं दे सकते। मैंने कहा ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, ये फॉल्ट फाइंडिंग मिशन की बात कर रहे हैं। और पहले इनके घर का रिकॉर्ड देखो, ये सफाई दें, बताएं हिंदू कहां गए, बताएं शिया क्यों मारे जा रहे हैं। और मैं जब ये बोल रहा था तो ईरान के प्रतिनिधि की तरफ देख रहा था। ईरान एक शिया बहुल देश है, उनको मालूम है क्या बीत रही है। पाकिस्तान की कट्टरता से कोई अपरिचित नहीं है। हम ही मुंह में दही जमाए बैठे थे, अरे बेकार का गड़बड़ क्यों करना, हमले से क्या मिलने वाला है, विवाद को कम करो कम करो। कम करने का यह तरीका नहीं है। और पहली बार तथाकथित आजाद कश्मीर का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा में आ गया। कैसे आ गया ये मैं आपको नहीं बताना चाहता, आ गया। और पाकिस्तानी देखकर चमत्कृत रह गए कि ये मुसीबत कहां से आ गई। वो समझते थे कि वो आने की इजाजत नहीं देते हैं, आज तक आया नहीं, अभी कैसे आ सकता है। और उन्होंने वहां खड़े होकर जो पाकिस्तान के मुंह पर से पर्दा हटाया और कहने लगे पाकिस्तान को चिंता है जो कश्मीर का भाग भारत के साथ है, वहां तो ऑटोनॉमी है, वहां तो चुनाव होते हैं, हमें हमारे यहां चुनाव कहां है, हमें अपना भाग्य बनाने का अवसर नहीं है, हमारे यहां सड़कें नहीं है, हमारे यहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमें बोलने की आजादी नहीं है। और हमने देखा पाकिस्तान का प्रतिनिधि उनके भाषण के बाद नाराज हो गया और उनके पास जाकर कहने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कहां से आए हो, तुम भाड़े पर आए हो, किराए पर आए हो। उसने कहा किराए पर तो आप लाए हैं जो भी थोड़ी देर में बोलने वाले हैं। और सचमुच में एक बोलने वाला खड़ा हो गया। हमने विश्व को शिक्षित नहीं किया है, हम हर जगह बचाव की मुद्रा में।
जेनेवा में अयोध्या का मामला भी उठा था। हर एक देश के प्रतिनिधिमंडल से मैंने अलग अलग बात की। उन्हें मालूम है भाजपा का हूं, उन्हें मालूम है मैं विरोधी दल का नेता हूं। पहले तो ये बात उनके गले के नीचे नहीं उतरी कि सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेता और ये विरोधी दल का नेता कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये अच्छी लोकशाही है, प्रतिनिधिमंडल सरकारी और उसको लीड कर रहा है विरोधी दल का नेता। ये भानगढ़ का है। उनकी समझ में नहीं आया, मगर इसका असर हुआ। बिना कहे, बिना बोले प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करने का जिनेवा सम्मेलन में एक विश्वव्यापी असर हुआ। दुनिया समझ गई कि कश्मीर के मामले में सारा हिंदुस्तान एक है और ये हिंदुस्तान समझौता नहीं कर। हमारी एकता क्या चमत्कार कर सकती है। हमारी राष्ट्रीय शक्ति का थोड़ा सा परिचय मिला। भाषण तो बाद में हुए, उनसे चर्चा तो बाद में हुई। मेरा वहां जाना, प्रतिनिधिमंडल का नेता बनना, अलग अलग देशों से बातें हुई और उसमें एक दो प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं, आप अच्छा है कश्मीर को जाने दो, आपके यहां मुसलमान वैसे भी परेशान हैं। और देखिए अयोध्या में क्या हुआ। हमने कहा अयोध्या का विवाद आपने सुना है, मगर कितनी गहराई से पता लगाने का प्रयास किया। कहने लगे हमने बीबीसी में देखा कि वहां पहले ढांचा था और दूसरे दिन देखा ढांचा खत्म। मैंने कहा हाँ ये हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि ये विवाद सैकड़ों साल पुराना है। आपको मालूम है कि ये दावा किया जाता है कि वहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कहीं ऐसा कैसे हो सकता है? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमने कहा भारत का इस्लाम अलग है, आपको समझने में उसे समय लगेगा। उनको सारी स्थिति बताई और एक दिन तो ऐसी घटना हुई, कई कूटनीतिज्ञ बैठे थे और सब अयोध्या के बारे में चर्चा करने में लग गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने काफी प्रचार किया था, तो उसमें एक अफ्रीकी देश का राजदूत था, मैं उस देश का नाम नहीं बता रहा हूं आपको। उसने कहा मिस्टर वाजपेयी ये बताइए कि हिंदुस्तान में हिंदू कितने हैं? मैंने कहा 82% से ज्यादा है। कहा फिर तो आपने जो किया ठीक किया, निर्णय दे दिया। और दुनिया वालों की समझ में नहीं आता है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कश्मीर की घाटी में कितने मुसलमान हैं? 30 लाख, 32 लाख, और आप उनको उम्मा कह रहे हैं और उनकी सहायता के लिए बोलना चाहते हैं और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की अवहेलना करने को तैयार हैं और नॉन अलाइन की जो नीति है उस पर भी आक्षेप करने को तैयार हैं। हमारे आपके बरसों के मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी आप कमजोरी लाने को तैयार है। किसके लिए? 32 लाख मुसलमानों के लिए। और देश में जो 10-12 करोड़ मुसलमान हैं वो मालूम है आपको हैं? एक देश के प्रतिनिधि मुझे मिले, कहने लगे ये कश्मीर है कहां? क्या बांग्लादेश के पास है? वो समझते थे कि बांग्लादेश को लेकर मतभेद हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो ये वहीं कहीं होगा। और मैंने उन्हें नक्शा मंगा के समझाया कि ये कश्मीर है। कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, सामरिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। लद्दाख जाने के लिए हमें कश्मीर की घाटी चाहिए और महाशक्तियां यहां अड्डा बनाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए, वो चाहते कश्मीर आजाद हो जाए और उनका मोहरा बन जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर।
उन्हें लगा कि मामला गंभीर है। ये बातें उनसे पहले किसी ने नहीं की, इसकी किसी ने चर्चा नहीं की। हमारी कूटनीति बचाव की कूटनीति, और उसके दुष्परिणाम सामने आए। कश्मीर के प्रश्न पर एक बार यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के मंच पर खुली चर्चा होना चाहिए। हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। क्या कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन इससे पहले हुआ? कश्मीर पिछले 50 साल से भारत का भाग है। क्या कहीं हमें फौज की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? कहीं फौज के खिलाफ शिकायत मिली? सच्चाई तो यह है कि विदेशी राजदूतों का जो दल कश्मीर की घाटी गया था, उसने बाद में मुझे आकर बताया कि शिकायत सेना से नहीं है, शिकायत और जो सुरक्षा बल है उनसे है। और कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अगर आपको आतंकवाद को दबाना है, और वो चाहते हैं दबा दिया जाए, वो तंग है। अब उनका मोह भंग हो गया है। अब पाकिस्तानी आतंकवादी इतने सक्रिय नहीं है जितने अफगान आतंकवादी सक्रिय हैं। वो लूट रहे हैं, वो घरों में जबरदस्ती डेरा डाले हुए हैं। वो अपनी पिपासा शांत करने के लिए लड़कियों को मांगते हैं और कहते हैं हम तुम्हें बचाने के लिए आए, हम अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे लिए गोली खाने को तैयार हैं, और तुम अपनी बेटी भी हमें नहीं दे सकते। कश्मीरी मानस चिंतित है, और इसलिए स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। पाकिस्तान को लगा कि प्रस्ताव गिर जाएगा, तब चीन और ईरान ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को तैयार किया कि प्रस्ताव पर जोर मत दो। उस दिन पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का मुंह देखने लायक था। बेगम बेनजीर बड़ी दुखी हुई। बेगम बेनजीर इससे भी दुखी हुई कि भारत में विरोधी दल का नेता सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है, और पाकिस्तान में विरोधी दल का नेता अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ सारी दुनिया में भाषण करता हुआ घूम रहा है। बेनजीर ने कहा देखो हिंदुस्तान की तरफ अपोजिशन का लीडर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। जेनेवा की कूटनीतिक विजय के बाद मैंने प्रधानमंत्री को आकर कहा था कि कूटनीतिक विजय को स्थायी विजय में बदलिए। जमीन पर स्थिति सुधरना चाहिए। कश्मीर की तकदीर का फैसला जेनेवा में नहीं होगा, न्यूयॉर्क में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा, कश्मीर की घाटी में होगा और नई दिल्ली में। अब पाकिस्तान फिर तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक अक्टूबर में सितंबर में शुरू होगी। पाकिस्तान फिर ये मामला उठाएगा। काउंसिल की बैठक में गया था न्यूयॉर्क, पाकिस्तानी एक प्रस्ताव लेकर आ गए थे, किसी ने उनको समर्थन नहीं दिया, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। मगर वो ताक में बैठे हैं कश्मीर के मामले का किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और कश्मीर के मामले का किस तरह से इस्लामीकरण किया जाए। हमें दोनों प्रयास विफल करने हैं, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कश्मीर की घाटी में स्थिति को सुधारें, और सुधारा जा सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया, एक दूरगामी नीति की आवश्यकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और सारे देश में एकता के लिए जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, अखंडता पर जो संकट आ रहा है, उसके निवारण के लिए, उसके निराकरण के लिए सबको मिलकर बैठकर चिंता करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा पूर्वांचल की स्थिति अच्छी नहीं है। हथियारों से लोग फैसला कराना चाहते हैं। राष्ट्र की पहचान पर बल देने के बजाय हर छोटा वर्ग, हर छोटा संप्रदाय अपनी पहचान पर बल दे रहा है। यह ठीक नहीं है। और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, वो उसके कारण ये ताकतें बल पकड़ रही हैं। बांग्लादेशी बेरोक टोक चले आ रहे,
अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने आकर गृह मंत्री से शिकायत की कि बांग्लादेशी अपना देश छोड़कर भारत में प्रविष्ट हो जाते हैं और पूरे भारत की सीमा पार करके राजस्थान के रास्ते से सीमा पर पहुंच जाती है। पाकिस्तान उन्हें भी रिक्रूट कर रहा है, उनमें जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग कैंप में ले जा रहा है, हथियार दे रहा है और लड़ने के लिए भेज रहा है। मरते हैं तो मरो। मगर वो सीमा पार करके चले कैसे जाते हैं? क्या किसी देश की सीमा इतनी आरक्षित हो सकती है, सुरक्षित हो सकती? लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। यह कोई जातीयवादी सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। क्या कोई स्वतंत्र देश, प्रभुता संपन्न देश अपनी सीमाओं में बेरोक टोक अवैध प्रवेश करने वालों को छूट दे सकता है? हम दे रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रस्ताव नहीं माना जा रहा। शेषन साहब इस पर बल दे रहे हैं तो उनके अधिकार कम करने की कोशिश हो रही। दुनिया के और देशों में भी परिचय पत्र होता है, सीमा पर प्रवेश वर्जित होता है। और पंजाब में हमने सीमा की सीलबंदी की और ये पूर्वांचल का झगड़ा तो बरसों से चल रहा है। देश के बंटवारे में हमने सिलट खोया था क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई थी। अभी भी खेल बंद नहीं हुआ है, रोकथाम होनी चाहिए। अमेरिका जाने वाले विद्यार्थी को एक वीजा प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती है मैं जानता हूं। यहां न वीजा न परमिट, सब है भूमि गोपाल की। भारत को धर्मशाला बना दिया। धर्मशाला में भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। कितने कितने लोग, लाखों लोग मैक्सिको से बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग प्रवेश करने लगे थे, अवैध प्रवेश। अमेरिका को कदम उठाने पड़े। अब हैती पर आक्रमण की तैयारी हो रही है। लोकतंत्र की स्थापना मात्र के लिए नहीं, हैती के जो लोग बड़ी संख्या में भागकर अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके प्रवेश को कैसे रोका जाए, यह भी अमेरिका के सामने चिंता है। हर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा का विचार करता है। हर देश अवैध प्रवेश को रोकता है। हमारे यहां कानून बने, उनका पालन नहीं होता। राजनीतिक नेता उन्हें संरक्षण देते हैं, उनकी नजर वोट पर है। आने वाला चोरी छिपे आता है, वो बांग्लादेश की स्थिति से परेशान होकर नहीं आता। जो शरणार्थी बनकर आते हैं उनकी स्थिति भिन्न है, लेकिन जो जानबूझकर आते हैं और प्रवेश करते हैं, पहले आए राशन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। एक तो आसाम में मिनिस्टर बन गया, जिसकी नागरिकता संदिग्ध थी वो मिनिस्टर हो गया। वसुधैव कुटुंबकम। हम किधर जा रहे हैं? हम कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। मैंने आपसे निवेदन किया, और समस्याएं उचित कदम उठाने से, प्रभावी कदम उठाने से काबू में आ सकती हैं, मगर देश की एकता और अखंडता अगर एक बार संकट में पड़ गई तो हमारे लिए अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न पैदा हो जाएगा, जो आज पैदा हो गया है। हम उन स्वतंत्रता सैनिकों के, सेनानियों के आभारी हैं, क्रांतिकारियों का नमन करते हैं, जो स्वाधीनता के लिए लड़े। देश स्वाधीन हो गया है, अब इस देश को अखंड रखना, इस देश को समृद्ध बनाना, इस देश को शक्तिशाली बनाना, स्वावलंबी बनाना, यह आज की जो पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को अगर ठीक तरह से नहीं निभा सके तो आने वाली संतति हमें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब हम दोबारा देश को बंटने नहीं देंगे। जब एक बार देश का बंटवारा हुआ तो हम में से बहुत से लोग कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में थे,
तब स्वाधीनता प्राप्त करने की एक आकांक्षा भी मन में थी जो शायद आड़े आई होगी। आज तो स्वाधीनता की रक्षा और अखंडता की रक्षा, ये दोनों प्रश्न जुड़कर एक हो गए हैं। अगर स्वाधीन देश की रक्षा करनी है तो अखंडता की रक्षा करनी होगी, और अगर अखंडता की रक्षा के लिए स्वाधीनता को सुरक्षित रखना आवश्यक है और है आवश्यक, तो उसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। मित्रों, मुझे सूचना दी गई है, मेरा विमान छूटने वाला है। पहले भी मैंने सोचा था कि मैं संक्षेप में भाषण करूंगा, लेकिन आप जैसे श्रोता मिल गए और फिर मुझे 1 लाख का चेक भी मिला है, तो मुझे उसके साथ भी न्याय करना है। सचमुच मैं आपका बहुत आभारी हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं हूं, मगर इस सम्मान के लायक अपने को बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं तिलक ट्रस्ट को, जयंतराव जी तिलक को और उनके सब सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और पुणे के नागरिक भाई बहनों का मैं बहुत आभारी हूं। 2 दिन उन्होंने मेरा पूरा उपयोग किया है, और इसके लिए उन्हें पश्चाताप नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार। यांनी म्हटलेल्या वंदे मातरमनं या कार्यक्रमाची सांगता होईल, आणि आपल्या सर्वांना एक नम्र विनंती आहे की वंदे मातरम झाल्यानंतर कृपया श्रीयुत वाजपेयींना 8:10 विमानानं जायचं असल्यामुळे त्यांना अगोदर जाऊ द्यावं आणि मगच आपण सभागृहाबाहेर पडावं.